हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल क्रेजी एमजी ट्रिक्स में। मेरा नाम है मोहित गंगवार। यहाँ पर मेरे बारे में लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप देख सकते हैं। मेरा 4 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कम्पिटेटिव एग्जाम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके अलावा भी जो बहुत सारे एग्जाम हैं, जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी, ये सभी एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए हैं यहाँ पर। और हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस मेरे एसएससी, बैंकिंग और रेलवे में हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगला देखते हैं। डेली फ्री क्लास मेरी यूट्यूब पर होती है, जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस। इसके अलावा हिंदी, करंट अफेयर्स भी मैं पढ़ाता हूँ। आपको कोई भी चैनल, कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी समस्या हो या कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो, आप क्रेजी एमजी ट्रिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर जाकर आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। ये जो सेशन है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है। जैसे कि अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होना है, उसमें भी जीएस आना है। और चाहे आपका लोअर पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आपका कोई अन्य एग्जाम हो जिसमें भी आपका जीएस महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, उन सभी के लिए ये आपके जो सेशन है वो महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है इस समय तो खासकर। तो ब्रिटिश भारत में कैसी जो भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी, या वो जो लगान वसूलते थे, है ना, राजस्व कैसे वसूलते थे, इस बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना, ब्रिटिश भारत में भू राजस्व व्यवस्था, ये आज हमारा चैप्टर रहेगा। तो इसके अंतर्गत हम लोगों को 3 प्रकार के जो बंदोबस्त हैं वो पढ़ने हैं। तीनों बंदोबस्त हैं। एक आपका स्थायी बंदोबस्त है जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना। स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त या रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इन सब के बारे में आपने पहले से पढ़ रखा होगा कुछ ना कुछ। लेकिन एग्जैक्ट आपको नहीं हो सकता है ना पता हो कि इसमें क्या होता था, या इसमें ये किसने लागू किया था, या कौन कौन से क्षेत्रों में ये प्रचलित था, भारत के कितने % भूभाग पर ये प्रचलित था, ये किस पर लगाया जाता था, किसानों पर लगाया जाता था कि जमींदारों से लिया जाता था। इन सभी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्थायी बंदोबस्त से। स्थायी बंदोबस्त, जिसको जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो पहले मैंने लिख दिए हैं, उसके बाद मैं इसको डिटेल में पूरा बता दूंगा कि इसमें क्या क्या होता था। तो जैसे कि इसका जो लागूकर्ता दिए हुए हैं, लागूकर्ता इसके कौन है, कॉर्नवालिस। कौन है, कॉर्नवालिस। तो अगर आपको इसको एग्जाम में याद करना है तो आप कॉर्नवालिस को क्या कर लेंगे, लावारिस बना देंगे। क्या बना देंगे, लावारिस बना देंगे। लावारिस व्यक्ति है तो उसका जो है क्या करना पड़ेगा, आपको उसका स्थायी बंदोबस्त करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो वो इधर उधर घूमता रहेगा। तो ऐसे आप बना लेंगे एग्जाम में कि लावारिस व्यक्ति था, उसका आपने स्थायी बंदोबस्त कर दिया रहने के लिए। तो इस तरीके से आपको स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस जिंदगी भर नहीं भूलेगा। अगला देखिए, जो वर्ष दिया हुआ है आपका 1793, ये आपका लागूकर्ता जो कॉर्नवालिस है, उन्होंने 1793 में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। क्षेत्र देख लीजिए, जो आपका बिहार, बंगाल और उड़ीसा है, यानी कि जो पूर्वी भारत है, पूर्वी भारत है, पूर्वी भारत में जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, उन्हीं में ये लागू किया गया है। इसके अलावा इसके जो अन्य नाम दिए हुए हैं, ये देख लीजिए। जो स्थायी बंदोबस्त है, इसको इस्तमरारी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। ठीक है, जमींदारी बंदोबस्त। और इसको जमींदारी बंदोबस्त क्यों कहा जाता है, ये भी हम लोग अभी देख लेंगे। क्योंकि इसमें जो भूमि का असली मालिक था वो किसको माना गया था, मालिक जमींदारों को माना गया था, है ना। जमींदारों को भूमि का असली मालिक माना गया था, और उनके साथ 10 साला प्रबंध किया गया था। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, जमींदारी बंदोबस्त। अब अब चूंकि अंग्रेजों ने ये जो लगान वसूली है या भू राजस्व वसूलने का जो काम है वो जमींदारों को दे दिया था, इसका जो इफेक्ट है वो क्या हुआ कि जो किसान थे वो रैयत के रूप में जमींदारों पर आश्रित हो गए। रैयत मतलब जो भी आपका भू राजस्व है, किसान है, वो किस पर आश्रित हो जाएंगे, जमींदारों पर। क्योंकि ये जो जमींदार थे, ये सीधे सीधे किससे टैक्स वसूलते थे, ये आपके किसानों से पैसा ले लेते थे। या भू राजस्व जो भी डिसाइड किया जाता था कि आपको इस भूमि पर इतना टैक्स देना है,
ये किससे किससे ले लेते थे जमींदार? डायरेक्ट किसानों से ले लेते थे। तो इसीलिए जो किसान थे वो रैयत के रूप में जमींदारों पर आश्रित हो गए, और किसानों के जो भूमि संबंधी पैतृक अधिकार थे वो भी समाप्त कर दिए गए, है ना। भूमि संबंधी पैतृक अधिकार समाप्त कर दिए गए, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो दो चीजें यहाँ मैंने आपको बताई कि लागू करता कौन है, कॉर्नवालिस। कब लागू किया गया? 1793 में। क्षेत्र क्या था? पूर्वी भारत में बिहार, बंगाल और उड़ीसा। और क्योंकि इसका नाम क्या है, जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं स्थायी बंदोबस्त को, इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे कि स्थायी बंदोबस्त में जो असली मालिक था वो किसको बनाया गया था, या डायरेक्ट किससे वसूला जाता था, तो जमींदारों से, है ना। जमींदारी बंदोबस्त इसको कहा कि असली मालिक जमींदारों को माना गया है। ठीक, इतनी सारी बातें आपको स्थायी बंदोबस्त के बारे में पता होनी चाहिए। अब ये देख लीजिए कि जो अंग्रेज थे वो कितना लगान लेते थे जमींदारों से। तो इसमें जमींदारों को कितना लेना पड़ता था? 10/11 भाग कंपनी में जमा करना होता था, और जो 1/11 भाग है वो अपने पास रखना होता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि जमींदार जो लगान लेते थे उस किसानों से लेते होंगे, तो 10/11 भाग इनको कंपनी में देना होता था, और जो 1/11 भाग है ये कहाँ रखना होता था? अपने पास। अब इसमें दिक्कत क्या है ये कि सबसे पहले ये जो जमींदार थे उनका जो लगान था कि 10/11 इनको कंपनी में देना है, बाकी 1/11 भाग अपने पास रखना है। तो ये क्या करते थे, जो जितना भी जिससे मान लीजिए भू राजस्व इतना आया है, तो ये बताते ही नहीं थे कि इतना आया है, वो बताते थे कि इतना ही आया है ना। तो इसका 10/11 ही देते थे, यानी कि पूरा टैक्स वो नहीं देते थे, है ना। कुछ चोरी वाली जो बात नहीं आती है कि जैसे मेरे ही पास है कि हमें बता दिया जाए कि हमको 10/11 भाग कंपनी में जमा करना है, लेकिन हमने टोटल तो हमें पता ही नहीं है। तो अगर टोटल इतना था हम बताएंगे हमें केवल इतना ही मिला, और हम इसका जो है 10/11 भाग कंपनी में जमा कर देंगे, है ना। ये चीज हो रही थी, तो ये अंग्रेजों को पता चल गई, तो इसी वजह से इसको चेंज किया गया है, और आगे हमें दूसरा बंदोबस्त देखने को मिलेगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसके बारे में एक और जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है कि सूर्यास्त से पहले जमींदारों को लगान जमा करवाना जरूरी था, सूर्यास्त से पहले, इसीलिए इसको सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है ना। ये पूरा कहा गया था कि सूर्यास्त से पहले पहले आपको ये टैक्स जमा करवाना जरूरी है, नहीं तो आपकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। ये बात इसमें कानून में साफ साफ लिखी हुई थी। इसके बाद ये व्यवस्था लिख रहा है कि 19% भाग पर ये पूरी स्थापित थी। भारत की 19% भूभाग पर ये व्यवस्था आपकी लागू थी। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए। आगे बढ़े, अब आ जाते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, ये जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है, तो रैयत का मतलब क्या होता है? किसान। रैयत का मतलब किसान। ठीक है, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त में क्या क्या है? सबसे पहले इसमें इसको किसने लागू किया, ये कई बार आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो मुनरो का याद रखेंगे आप, रीड और मुनरो। इसको याद कैसे रखेंगे? मुनरो ने रायता फैलाया। ठीक है, मुनरो ने रायता फैलाया, इस तरीके से आप बना लीजिए, कुछ भी आपको याद हो जाएगा। मुनरो ने रायता फैलाया, तो ये हो गया आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अब ये कहाँ कहाँ या अलग अलग तिथियों में ये लागू किया गया है, तो 1792 ईस्वी में ये रीड द्वारा लागू किया गया है, और 1820 ईस्वी में ये मुनरो द्वारा लागू किया गया है। इसके क्षेत्र देख लीजिए, मद्रास है, बंबई है और असम है, इन 3 क्षेत्रों में लागू किया है। इससे पहले जो हमने बंदोबस्त पढ़ा था आपने, स्थायी बंदोबस्त, वो कहाँ था? बिहार, बंगाल और उड़ीसा में। ये कहाँ है रैयतवाड़ी बंदोबस्त? ये आपका मद्रास, बंबई और असम के क्षेत्रों में है। दोनों में अंतर समझ में आया? वो वहां पर जमींदारों से वसूला जाता था टैक्स, यहाँ पर किससे लिया जाएगा? सीधे किसानों से ले लिया जाएगा। ठीक है, इसमें लगान एकत्र करने का दायित्व किससे दिया गया? किसानों को दे दिया गया, ये भी पता चल गया आपको। और इसमें देखिए कितना लगान कितना लिया जाता था, तो इसमें किसानों से लगान लिया जा रहा है, तो किसानों से कितना लिया जाता है? जो भी भू उपज से होने वाली आय थी उसका 1/2 भाग
लगान के रूप में स्वीकार किया जाता था। तो इसमें लगभग 50% जो है लगान का रेट था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए, अंग्रेजों का ये तर्क था कि स्थायी बंदोबस्त में लगान का कुछ भाग जमींदार स्वयं ही रख लेते थे। जो मैंने उस समय बताया था ना कि जैसे मान लीजिए ये भाग है, ये अंग्रेजों, इसका आपको 10/11 भाग कंपनी को देना है, तो जमींदार क्या करते थे, जमींदार बताते थे कि हमको इतना मिला ही नहीं, हमको इतना सा ही मिला, है ना। तो ये वास्तविक था, ये वास्तविक आय थी, और जमींदारों ने क्या कहा कि ये इतनी बता दी, है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, इतनी बता दी, यानी कि जैसे मान लीजिए 100 रुपए की उसमें आय थी, है ना, इसका 10/11 भाग जमा करना था, लेकिन अब उन्होंने क्या कहा कि हमको 17 ही मिला है, तो इसका 10/11 भाग जमा करना है। तो इस तरीके से ये है। अब देखिए, ये व्यवस्था भारत के 51% भाग पर मौजूद थी। ध्यान रखेंगे, वो कितने भाग पर मौजूद थी, देखिए 19% लिखा हुआ था, ये देखिए 19% लिखा था, तो रैयतवाड़ी कितना था, 19% भूभाग पर थी। ये वाला, ये आपका कितना है, 51% भूभाग पर मौजूद थी, है ना। तो ये भारत के ज्यादा भूभाग पर मौजूद थी, कौन सी, जो आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था है। अब जो तीसरी व्यवस्था है, इसको कहा जाता है महालवाड़ी बंदोबस्त। क्या कहा जाता है, महालवाड़ी बंदोबस्त। ध्यान रखेंगे कि जो महाल का मतलब है, महाल का मतलब होता है गांव। क्या मतलब होता है, गांव। तो इसमें टैक्स किससे वसूला जाएगा, गांवों से वसूला जाएगा, पूरे पूरे गांव से वसूला जाएगा। तो जैसे कि हमने तीनों पढ़ लिए, फिर से इसका रिवीजन मैं करवा देता हूँ। जैसे आपने सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त किया, तो स्थायी बंदोबस्त में टैक्स किससे वसूला जा रहा था, जमींदारों से, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, आपका जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त पढ़ा, तो रैयतवाड़ी में टैक्स किससे वसूला जा रहा था, किसानों से वसूला जा रहा था, किसानों से। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, महालवाड़ी, जो अभी हम पढ़ ही रहे हैं, महालवाड़ी। तो महालवाड़ी जो बंदोबस्त है, इसमें टैक्स किससे वसूला जा रहा है, गांव के गांव से, पूरा गांव, उससे टैक्स वसूला जा रहा है। तो ये जो है बेसिक डिफरेंस है, आपको इतना तो मिनिमम पता होना चाहिए। इसके बाद आपको याद रखना है किसने किसने इसको लागू किया। तो स्थायी बंदोबस्त किसने किया था, कॉर्नवालिस ने किया था। रैयतवाड़ी किसने, रीड और मुनरो ने किया था। महालवाड़ी बंदोबस्त किसने किया है, तो मैकेंजी और वर्ड। तो मैकेंजी और वर्ड, ये क्या है, इन लोगों ने महालवाड़ी बंदोबस्त लागू करवाया था। ये 1819 में लागू किया गया है। इसका जो क्षेत्र देखिए, पंजाब, मध्य प्रांत और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये 3 क्षेत्रों में ज्यादातर किया है। तो कुल मिला के इसको हम शॉर्ट में करें तो ज्यादातर जो क्षेत्र है वो उत्तर पश्चिम भारत है, उत्तर पश्चिमी भारत कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उत्तर में तो आपका पंजाब आ जाएगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो दिया ही है। तो उत्तर पश्चिम भारत में ज्यादातर इसका संकेंद्रण दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो मध्य प्रांत है, जो आज मध्य प्रदेश है, इसमें भी महालवाड़ी बंदोबस्त लागू था। विशेषता का मतलब जो दिया है, मैंने अभी बताया भी था आपको कि महाल का अर्थ गांव होता है, और इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया से लगान वसूला जाता था। तो कुल मिला के भाई ये पूरे गांव से लगान वसूलना मतलब सीधे सीधे आप मुखिया से ही ले लो, है ना, वो कितना लगान दे रहा है। तो इसके व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया से लगान वसूला जाता था। इसमें कृषक का भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं रहता था। इनमें जब किसान अपनी भूमि छोड़ देता था तो ग्राम समाज ही भूमि की देखभाल करता था। अब चूंकि सीधे गांव से गांव पूरे, ये ऐसे समझ लीजिए आप, ये एक गांव है, इसे आपने बता दिया कि आपको यहाँ से 100 रुपए लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चाहे आय कितनी भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जितने भी गांव वाले हैं, उन सभी को कुल मिलाकर 100 रुपए कंपनी में जमा करवाना है, ठीक है। केवल यही उसका एम है, ठीक। यहाँ पर चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे फसल हो या ना हो, लेकिन आपको एक फिक्स आय कंपनी के जो कोष था, भू राजस्व का कोष था, वहां पर जमा करवाना होता था। यही इसका मतलब है, ठीक है। इसमें जब किसान अपनी भूमि छोड़ देता था तो ग्राम समाज ही भूमि की देखभाल करता था। मतलब इसका ये है कि जैसे मान लीजिए कि कोई किसान है कि उसकी फसल पर
उत्पादन नहीं हुआ, जैसे बाढ़ आ गई या सूखा आ गया या फसल बर्बाद हो गई, कीड़े लग गए, लेकिन उसके बाद भी वो उसको भू राजस्व कंपनी के राहत कोष में जमा करवाना पड़ता था। तो इसीलिए वो अपनी भूमि छोड़ देता था। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता था, तो ऐसी कंडीशन में भी आपका जो जो ग्राम समाज था वो इस भूमि की देखभाल करता था। तो इसमें 2/3 भाग वसूला जाता था, जिसको बाद में कितना कर दिया गया, 1/2 कर दिया गया। तो इसमें देखिए कितना है, 50% से भी ज्यादा हो गया है, क्योंकि 2/3 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 66 के आसपास आएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा टैक्स वसूला जाने लगा था, और ये व्यवस्था भारत के 30% भाग भूभाग पर लागू थी। ठीक, ये सारी बातें हो गई। तो बस इसमें आपको यही देखना है कि पूरे भारत में 30% भूभाग पर लागू की गई थी ये व्यवस्था, और ये यहाँ पर जो लागूकर्ता और वर्ष हैं ये आपके इम्पोर्टेंट हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिनिमम आपको लागूकर्ता पता होना चाहिए कि किसने लागू किया है और इसकी विशेषता क्या है। ठीक, कितना आपसे टैक्स वसूला जा रहा था उस बंदोबस्त में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो तीनों का रिवीजन देख लीजिए एक बार, फिर से मैं करवा देता हूँ। स्थायी बंदोबस्त मैंने सबसे पहले बताया, कार्नवालिस्ट है इसके लागूकर्ता। 1793 में इसको लागू किया गया बिहार, बंगाल और उड़ीसा में। ठीक है, इसको जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। दूसरा हमने क्या बताया, 10/11 भूभाग पर इसकी कंपनी 10/11 भूभाग कंपनी के कोष में जमा करवाना पड़ता था, 1/11 भाग अपने पास रखना पड़ता था। इसके बाद क्या बताया, रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी मतलब रायता किसने फैलाया, मुनरो ने फैलाया। तो मुनरो जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त के कौन है, जनक है। इसके बाद क्या बताया कि ये कहां पर किस क्षेत्र में लागू किया गया था, तो मद्रास, मुंबई और असम में लागू किया गया था। और इसमें रैयत का मतलब क्या बताया था, किसान। तो किसानों से टैक्स वसूला जाता था। ठीक, 51% भूभाग पर ये व्यवस्था आपकी मौजूद मौजूद थी। महाल का मतलब क्या बताया, गांव। किसने लागू किया, मैकेंजी और वर्ड ने। कब लागू किया गया, 1819 में। कहाँ लागू किया गया, पंजाब, मध्य प्रांत और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। विशेषता क्या है, तो इसमें गांव के मुखिया से लगान ले लिया जाता था सीधा सीधा। ठीक है, 30% भूभाग पर यह व्यवस्था आपकी लागू थी। तो इतनी सारी बातें थी इसमें, ये सारे बंदोबस्त आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लीजिए, सारे बंदोबस्त आपके तैयार हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी जितने भी आपको हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो चाहिए, आप कमेंट में बताइए कि आपको सर किस टॉपिक में दिक्कत है, मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगा। या जीएस का कोई भी सब्जेक्ट हो आप बताइए, वो सारा वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इसके लिए आप क्रेजी एमडी ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि जितने भी नोटिफिकेशंस आती हैं आपको आसानी से मिल जाए, और वो सारा वीडियो जो है आप आसानी से देख पाएं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं इसी इसी समय पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।